अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मफल्ड माइंड्स फाइंड योर क्लैरिटी। आई एम योर होस्ट खावर। व्यूवर्स, इंसान अल्लाह ताला की कुदरत का शाहकार है। इंसान की पूरी बॉडी, उसमें से हर एक पार्ट अपना रोल प्ले करता है। हम किसी भी एक पार्ट पर गौर करें तो हमें ये एहसास होगा कि इसको किस परफेक्शन के साथ बनाया गया है। इंसान जितनी मर्ज़ी तरक्की कर ले, जितनी मर्ज़ी इनोवेशंस जो है वो कर ले, मगर फिर भी हम एक पूरा इंसान जो है वो नहीं बना सकते। और अल्लाह ताला ने इस वक्त अराउंड 8.2 टू 8.3 बिलियन लोग जो हैं वो पैदा किए हैं, जो इस वक्त पूरी दुनिया की पॉपुलेशन है। अगर हम इन सब एबिलिटीज़ में से सिर्फ एक एबिलिटी की बात करें जो कि हमें बाकी जो क्रिएचर्स हैं या मखलूक हैं उनसे यूनिक बनाती है, वो है बोलना, कम्युनिकेशन। ये ऊपर वाले की एक अजीम नेमत है जिसका हम जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। जैसे मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ, हमें फ़ील भी नहीं हो रहा, बट ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। और कुछ लोग इस नेमत से जो है वो महरूम होते हैं, बट कुछ लोग विद प्रॉपर गाइडेंस, विद प्रॉपर थेरेपी, विद प्रॉपर सपोर्ट बोलना जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। आज की एपिसोड में हम बात करेंगे आवाज़ की, खामोशी की, और उन लोगों की जो इन दोनों के दरमियान एक ब्रिज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। आज की एपिसोड में हमारे साथ हैं एक स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट, मिस एमन वासे। अस्सलाम वालेकुम एमन, वेलकम टू मफल्ड माइंड्स। कैसी हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अ, हमारा एक सिग्नेचर क्वेश्चन है मफल्ड माइंड्स का, व्हाट आर यू एंड वेयर यू फ्रॉम? I am basically from Karachi, but settled in Lahore. And I'm a speech therapist, a social worker, a child right activist, a freelancer, and I think that sums it up. Nice, nice, nice. So that freelancer and then a child therapist, it's a bold step, we can say. तो अगर हम थोड़ा सा स्टार्ट करें कि हमारे व्यूअर्स को सबसे पहले ये तो बता दें थोड़ा सा कि स्पीच थेरेपी या लैंग्वेज थेरेपी एक्चुअल में होती क्या है? स्पीच थेरेपी में हम एक्चुअली बच्चों को, बड़ों को बोलना सिखाते हैं। जिन लोगों के पास अल्फाज नहीं होते अपनी बात कम्युनिकेट करने के लिए, हम उनको हेल्प करते हैं। क्योंकि अगर आप किसी के साथ भी बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं और आप अगले को अपनी बात समझा नहीं पा रहे, तो उससे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और किसी चीज़ की नहीं होती। तो हम स्पीच थेरेपिस्ट ऐसे बच्चों को, बड़ों को बोलना सिखाते हैं, अल्फाज देते हैं ताकि वो अपने आइडियाज़, अपने जज्बात को इजहार कर सकें दूसरों से। नाइस, नाइस। सो व्हाई स्पीच थेरेपी, लाइक व्हाट ट्रिगर्स इट? सो हु वुड हैव थॉट लाइक अबाउट अडॉप्टिंग दिस एज ए प्रोफेशन? तो वो जो ट्रिगर पॉइंट था वो क्या था? आई थिंक आई न्यू फ्रॉम द स्टार्ट कि मैं कोई ऐसी फील्ड चूज करूंगी जहाँ पे आई वुड हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू डू व्हाट आई वांट। तो जब एफएससी के बाद आई वाज लुकिंग फॉर द फील्ड्स व्हाट टू डू, दिस इंट्रीग्ड मी क्योंकि एक बहुत डिफरेंट चीज़ थी। एंड आई बिलीव कि उस टाइम पे लोगों को इतना आइडिया नहीं था, अभी भी, अब एक्सपोजर बहुत ज़्यादा आ गया है, बट पीपल डोंट नो कि स्पीच थेरेपी की ज़रूरत किसको है, कब है और क्यों ज़रूरी है कि थेरेपी लें। अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि खुद ही ठीक हो जाएगा या देर से बोलता है, लेकिन उसी देर में फिर कभी कभार ज़्यादा देर हो जाती है और बच्चा बोलना नहीं सीख पाता। बिल्कुल, चलिए हम इस पे आएंगे। उससे पहले और आप हमारे व्यूवर्स को थोड़ा बताएं अपनी एजुकेशन एंड देन एक्सपीरियंस के रिलेटेड। अच्छा, मेरा बैचलर्स यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से है। उसके बाद मैंने पार्ट टाइम मास्टर्स किया और साथ मैंने जॉब की थी। इट वाज इन लाइक सेम स्पीच एंड लैंग्वेज हाँ थेरेपी? हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से ही। तो 4 साल हो गए हैं फॉर्मली फुल टाइम जॉब करते हुए। उससे पहले हॉस्पिटल्स में इंटर्नशिप्स वगैरह की, बट अब प्राइवेट सेंटर्स में एज अ पीडियाट्रिक स्पीच थेरेपिस्ट काम कर रही हूँ। नाइस, नाइस। चलिए अगर हम इसको थोड़ा सा स्टार्ट करें कि हम स्पीच थेरेपी को समझने की कोशिश करते हैं, लाइक ये एक्चुअल में है क्या, तो व्हाट स्पीच थेरेपी इन एक्चुअल इज़, जैसे आपने पहले भी एक्सप्लेन किया, आप उसको थोड़ा सा मे बी एलेबरेट कर दें मज़ीद कि अच्छा ये क्या होती है एंड देन व्हाट आगे इस ये कहाँ तक जाती है, लाइक पेरेंट्स एंड देन क्या ठीक चीज़ें? है, अगर ये देखें कि हमारी ऑडियंस क्या है, तो सबसे पहले हमारे पास छोटे बच्चे आते हैं, न्यू बॉर्न्स, जिनमें फीडिंग के इश्यूज हैं, दूध ठीक से नहीं पी रहे, या क्लेफ्ट पैलेट, कटा हुआ तालू, कटा हुआ होंठ है। वहाँ पे
इन बच्चों का क्लेफ्ट पैलेट का ऑपरेशन होता है और उसके बाद उनकी थेरेपी होती है। उनको सिखाया जाता है कि किस तरीके से बच्चे को दूध पिलाना है, क्योंकि न्यूट्रिशन बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अगर बच्चा जब बड़ा होता है, थोड़ा कोई न्यूरो डेवलपमेंटल इशू है, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, सेरेब्रल पाल्सी, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले, तो इन बच्चों को मदद की ज़रूरत होती है। पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए जितना मर्जी कर रहे हो, लेकिन कभी कभार किसी प्रोफेशनल की थोड़ी हेल्प की ज़रूरत होती है ताकि उनका बच्चा आगे बढ़ सके, कुछ सीख सके। तो उसके बाद फिर हमारे पास ऑटिज़म आ जाता है, डिफरेंट सिंड्रोम्स आ जाते हैं जिनको हम ट्रीट कर रहे होते हैं। जब हम टीनेजर्स की बात करें, वहाँ पे स्टैमरिंग आ जाएगी, क्लटरिंग आ जाएगी, बच्चा बहुत तेज़ बोल रहा है, सोशल एग्जाइटी है, उसको ये नहीं पता कि मैंने किस सिचुएशन में क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है। या फिर हम एडल्ट्स की बात करें तो कोई एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद ब्रेन इंजरी हो गई, बोलना भूल गए, या बोलना आता है लेकिन ये नहीं पता कि किस चीज़ को क्या कहते हैं, वहाँ पे फिर स्पीच थेरेपिस्ट आपको हेल्प करता है। डिसऑर्डर्स जैसे कि एफेजिया आ जाएगा, या एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद नहीं बोल पा रहे, अल्फाज नहीं मिल रहे कि कैसे एक्सप्लेन करें, तो फिर वहाँ पे हम हेल्प आउट करते हैं। हाँ, जिस तरह आपने कहा कि ये तो अगर आप एवरेज लोगों को देखें तो वो तो इसको इशू मानते ही नहीं है, वो कहते हैं ये हो जाएगा ठीक, खुद ही ठीक हो जाएगा। एग्जैक्टली बच्चा देर से बोल लेगा, हाँ, लेकिन कभी कभार वो ज़्यादा देर हो जाती ज़्यादा है। देर हो जाती है। सो व्हाट डू यू थिंक व्हाट्स द आइडियल टाइम टू विजिट ए स्पीच थेरेपिस्ट? द आइडियल टाइम टू विजिट अ थेरेपिस्ट इज जब आपको पहली दफ़ा फील होना शुरू हुआ है कि बच्चे में कोई गड़बड़ है, बच्चा बाकी सारे माइलस्टोन उस तरीके से अचीव नहीं कर रहा, कोई डिले आ रहा है। आप उसको 1 वीक 2 वीक्स नोटिस करें, आप उसको घर पे थोड़ा सा बच्चे के साथ कम्युनिकेट करना सीखें, यानी कि उसके साथ थोड़ा प्ले करें, उसको चीज़ें सिखाने की कोशिश करें। और उसके बाद अगर वो तब भी नहीं कर रहा या अपने माइलस्टोन्स में 6 महीने से ज़्यादा डिले में है, तब फिर आपको स्पीच थेरेपिस्ट के पास लेके जाना चाहिए। जो हमारे पास अर्ली इंटरवेंशन की स्टेज होती है वो 1 से 3 साल की होती है। उसमें बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है, उसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा हो जाता है और बच्चे का माइंड डेवलप हो रहा होता है। अभी वो सीख रहा है अपने इर्द गिर्द से कि मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है। तो उस टाइम ड्यूरेशन में जब बच्चे को हम थेरेपी शुरू कराते हैं तो बच्चा जल्दी सीखने लग जाता है, बच्चे के पास अल्फाज आ जाते हैं। तो इसलिए हम यही कहते हैं कि जितना अर्ली हो सके उतना जल्दी आप अपने बच्चे को लेके आएँ, क्योंकि आपके इर्द गिर्द बच्चे हैं, आपको आइडिया है कि इस एज में बच्चा क्या कर रहा होता है। तो अगर वो ज़्यादा पीछे है तो फिर आप थेरेपिस्ट के पास जाएं और दिखाएं उनको। हाँ, नहीं ये बिल्कुल अच्छी चीज़ है कि आप ऑब्ज़र्व करो अपने बच्चे को, लाइक 1 to 3 ईयर्स जो आपने बताया अर्ली इंटरवेंशन, तो उसमें आप ऑब्ज़र्व करना चाहिए आपको कि अच्छा बाकी बच्चे जो हैं वो इस लेवल पे हैं, हमारा बच्चा जो है वो थोड़ा सा पीछे है, तो वो ज़रूर स्पीच या लैंग्वेज थेरेपिस्ट को जो है वो दिखाना चाहिए। अच्छा, अगर थेरेपीज़ को प्रायोरिटाइज हमें करना पड़े तो लाइक फिजियो, स्पीच या बिहेवियर, तो किसको कितना जो है प्रायोरिटाइज जो है हमें करना चाहिए? इसमें बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग होता है। ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा चल नहीं रहा ठीक से तो उसके लिए उस टाइम पे बोलने से ज़्यादा ज़रूरी चलना सीखना है, क्योंकि चलना ज़्यादा अहम है उसके लिए। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा बोलना सीखे। अगर वो बोलना नहीं सीख पाता तो हमारे पास और तरीके होते हैं, हम उनको अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन पर डाल सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा बड़ा हो जाता है, वो चल नहीं पा रहा, तो वो ज़्यादा मुश्किल होगा। या अगर किसी बच्चे के सिवियर बिहेवियर इश्यूज हैं, वो मार रहा है, वो चीज़ें फेंक रहा है, चीज़ें तोड़ रहा है, तो वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले उस बिहेवियर को एड्रेस किया जाए, बच्चे को सिखाया जाए कि आपने अपने आप को काम डाउन कैसे करना है, आपने किस तरीके से अपने आप को लेके चलना है। तो इसलिए बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, उसके डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग प्रायोरिटाइज करनी चाहिए नीड। ये नहीं कि बच्चा आए और हम उसको कहें कि हाँ इसको आप ओटी भी करवा दें, स्पीच भी करवाएं, बिहेवियर भी करवाएं। अक्सर पेरेंट वो अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन वो एक प्रेशर होता है कि अभी ना करवाया तो शायद हमारा बच्चा कभी ना करे। लेकिन
we should learn to prioritize the needs of these ट्रू। children. तो अगर हम पेरेंट्स की बात करेंगे, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो एक थेरेपिस्ट से क्या होनी चाहिए? अक्सर हमारे पास जब पेरेंट आता है तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि महीने में उनका बच्चा बोलने लग जाएगा, जो कि हो सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि हर बच्चे की नीड, हर बच्चे का रिएक्शन, किस तरीके से वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहा है, वो बहुत डिफरेंट होता है। और ये एक रियलिटी है, अगर ऑटिज़म के साथ बच्चा है तो हो सकता है कि वो ना बोले कभी, या उसके पास टोटल वोकैबुलरी में 5 से 10 अल्फाज हों। तो वहाँ पे फिर पेरेंट थेरेपिस्ट को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं कि आप कॉम्पिटेंट नहीं हैं, आप इसको बोलना सिखा नहीं रहे। बट हम एक आइडियल टाइम फ्रेम 3 to 6 मंथ्स का देते हैं, जिसके अंदर पेरेंट को बहुत विजिबल चेंज फील होता है, नज़र आ जाता है। स्पीच में अगर हम बात करें तो खाली बोलना नहीं है, अगर बच्चा इशारे से अपनी बात कम्युनिकेट कर रहा है तो वो भी बोलने में ही आ जाता है, क्योंकि वो अपनी बात दूसरों को समझा रहा है। कन्वे कर रहा अगर वो इशारा कर रहा है वो भी उसके लिए बहुत है। ज़रूरी नहीं है कि हर बात अल्फाजों से ही की जाए। ट्रू, ऐसे ही। अच्छा, अब लेट जस्ट से कि जो प्रोग्रेस है इसको मेजर करने का क्या वे हो सकता है कि एक बच्चा आया है, लेट जस्ट से 1 to 3 इयर्स वाला एक बच्चा आया, उसको कोई मसला था, ठीक है, पेरेंट्स लेके आए स्पीच थेरेपिस्ट के पास, तो अब पेरेंट्स कैसे मेजर करें उसकी प्रोग्रेस? पेरेंट्स 3 to 6 मंथ्स वेट करें, वो देखें कि बच्चे की सिटिंग इम्प्रूव हुई है, बच्चे का रिस्पॉन्स बेहतर हुआ है नहीं हुआ, बच्चे की कॉग्निटिव स्किल्स इम्प्रूव हुई हैं या नहीं। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज से पहले रिसेप्टिव लैंग्वेज है, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग। अगर बच्चे को कलर्स की समझ नहीं है, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, तो वो बोलने में भी उसको मसला होगा। वो बोल भी रहा होगा तो वो गलत बोल रहा होगा। तो इसलिए कोई भी कॉन्सेप्ट हम सिखाते हैं तो वो पहले अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाता है। तो पेरेंट्स को ये जज करना चाहिए, एक तो ये कि वो थेरेपिस्ट से डेली या वीकली रिपोर्ट लें तक कि बच्चा कर क्या रहा है, एंड देन उसको वो घर पे भी करवाएं, क्योंकि जब तक घर पे रीइंफोर्समेंट नहीं होगी तब तक थेरेपी का फ़ायदा नहीं है। तो कुछ एक्सरसाइजेस लाइक आप पेरेंट्स को देते हैं घर पे करने के लिए इस तरह? हम पेरेंट्स को हमेशा ये ऑप्शन देते हैं कि आप हमारे साथ सेशन में बैठें, आप सेशन ऑब्जर्व करें, और हम जो टॉयज़ यूज़ कर रहे हैं वो आपके पास घर में भी हैं, तो आप उन्हीं चीज़ों को यूज़ करके आप घर में भी उसको प्रैक्टिस करवा सकते हैं, क्योंकि इट्स अ पेरेंट लेड अप्रोच। हमारे पास वो घंटे के लिए आ रहा है, पेरेंट के पास बाकी सारा टाइम है। तो अनलेस एंड अनटिल पेरेंट्स बच्चे के साथ काम नहीं करेंगे, हमें डिफरेंस फील नहीं होता ज़्यादा, या फिर जो रिकवरी टाइम होगा वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए हम हमेशा पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं कि आप थेरेपिस्ट से खुद सीखें, क्योंकि अक्सर ये होता है कि पेरेंट्स 4 साल 5 साल किसी एक थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं या 2-3 डिफरेंट जगहों पर जा रहे हैं, और इन द एंड वो कहते हैं कि हमारे बच्चे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बच्चे ने कुछ नहीं सीखा, विच कैन नॉट बी ट्रू, क्योंकि बच्चा अपने इन्वायरमेंट से या कहीं ना कहीं से बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट आ जाती है, बच्चा कम्युनिकेट करना किसी तरीके से सीख जाता है, बट हो सकता है कि उसके पास वो उतने अल्फाज ना हो। तो इसलिए हम पेरेंट को हमेशा कहते हैं कि आपने अपने बच्चे को थेरेपी सेंटर भेज के छोड़ नहीं देना, आपने उसके ऊपर नज़र रखनी है, बच्चे के साथ काम करना है, और आपको उन केसेस में ही इम्प्रूवमेंट ज़्यादा फील होगी। तो लाइक पेरेंट्स हैव टू वेट अराउंड फॉर 6 months, Yeah. you can say 3 to 6 months, Yeah. एंड देन उसके बाद फिर प्रोग्रेस देखेंगे, अच्छा कितनी इम्प्रूवमेंट आ रही है, एंड देन इफ दे हैव टू स्विच थेरेपिस्ट, देन वो डिसीजन जो है वो ले सकते हैं उसके बाद। बट हेल्दी टाइम ये है कि आप 3 मंथ्स दो थेरेपिस्ट को, और एक प्रॉपर सेट गोल्स हों, ताकि आपको भी पता है कि थेरेपिस्ट किन चीज़ों के ऊपर काम कर रहा है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना। हाँ, अगेन ये चीज़ें सारी स्कूलिंग पे भी अप्लाई होती है ना, कि स्कूल में लेट जैसे आपका बच्चा जा रहा है तो आप घर पे भी उसको देखते हो कि अच्छा ये पढ़ कर रहा है, ठीक है, इसकी प्रोग्रेस क्या है, पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती है इस तरह की, यहाँ पे भी होंगी ना, थेरेपिस्ट के साथ मीटिंग्स होंगी पेरेंट्स की, तो वहाँ से काफ़ी आइडिया हो जाता है। चलें, अच्छा अगर हम थोड़ा सा पेरेंट्स प्रेशर और मिस इन्फॉर्मेशन की बात करें, अगर हम पेरेंटिंग की बात करें जो आजकल यही गूगल बेस्ड पेरेंटिंग है, उसके अराउंड आपका क्या ओपिनियन है? उसमें ये होता है कि पेरेंट्स अक्सर आने से पहले ChatGPT या गूगल करके आए होते हैं कि हमारे बच्चे को ये मसला होगा, और अक्सर केसेस में
वो मसला नहीं भी हो सकता है कि खाली बच्चे को एक्सपोजर नहीं मिला, उसको अपने उम्र के बच्चों के साथ टाइम नहीं मिला खेलने का या इंटरैक्ट करने का, जिसकी वजह से वो बोल नहीं पा रहा। तो ऐसे बच्चों को जब हम स्कूल डालते हैं या उनको हम सोशलाइज करवाते हैं तो वो बच्चा बोलने लग जाता है। बट आजकल हर पेरेंट को लगता है कि बच्चे को ऑटिज्म है या एक वो सिवियर केस सिनेरियो की तरफ पहुंच जाएंगे कि बच्चा तो बोल ही नहीं सकेगा, कर ही नहीं सकेगा। तो ओवर प्रोटेक्टिव भी हो जाते हैं कभी कभार, क्योंकि पेरेंट्स जाहिर है अपने बच्चे का ख्याल तो करते हैं, लेकिन आई थिंक कि अगर आप थेरेपिस्ट के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करें, उसकी जजमेंट के ऊपर, तो वो ज़्यादा बेहतर है रादर देन कमिंग टू अ थेरेपिस्ट विद 1000 क्वेश्चंस। और फिर वो थेरेपिस्ट भी जो है उसको समझ नहीं आता कि मैं पेरेंट को सेटिस्फाई कैसे करूं। या एक टर्म यूज़ की जाती है सेंटर शॉपिंग, या पेरेंट्स डिफरेंट सेंटर्स को विजिट करते रहते हैं, डिफरेंट लोगों से मिलते रहते हैं, एंड देन दे डू नॉट स्टार्ट देयर चाइल्ड्स थेरेपी, क्योंकि उनको ये वो सेटिस्फाई नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने सारा गूगल के थ्रू, एआई के थ्रू समझ लिया होता है और उनको ये लगता है कि हम ये चीज़ खुद कर लेंगे। तो उस केस सिनेरियो में ना थेरेपिस्ट को फर्क पड़ेगा ना पेरेंट को, असर जो आएगा वो बच्चे को आएगा। हाँ, मुझे एक वो एग्जांपल याद आ रही थी, आई गेस एफएससी में हमने पढ़ी थी वो स्टोरी थी ना, एक ए मैन हु वाज ए हॉस्पिटल Yeah. हिमसेल्फ वाली। तो वो जो सिम्टम्स पड़ता है वो करता है कि यार ये भी मेरे में है, ये भी मेरे में है। तो आई बिलीव कि ठीक है, गूगल, एआई, इन सारी चीज़ों के एडवांटेजेस हैं, हाँ, बट अगेन वो आपको जो है वो लिस्ट डाउन करने, आपको समझने हैं कि अच्छा ये सारी चीज़ें नहीं भी हो सकती। बिल्कुल। तो एक जो प्रोफेशनल है, एक थेरेपिस्ट है, आप उससे कंसल्ट करो और आप उसकी सुनो भी, रादर देन पुटिंग योर ओन पॉइंट कि अच्छा मुझे ये लग रहा है, मुझे ये लग रहा है, मुझे हाँ, ये लग रहा है। क्योंकि थेरेपिस्ट एक प्रोफेशनल है, उसको देख के भी पता लग सकता है, अच्छा थोड़ा सा वो एक्सप्लोर करेगा तो उसको आइडिया उससे हो जाएगा। तो दैट्स ट्रू। तो अगर हम थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंसीज की बात करें जो घर के ऊपर जो है वो होती हैं, उनका क्या इम्पैक्ट होता है बाद में? इसमें ये होता है कि अगर एक बच्चे को घर पे एक ट्रबल्ड इन्वायरमेंट मिल रहा है, तो पेरेंट को यही लगेगा कि बच्चे के ऊपर असर नहीं हो रहा, लेकिन वो बच्चा बहुत ज़्यादा फील कर रहा होगा। अगर अब्यूजिव फैमिली है घर पे या कोई भी रिलेटिव ऐसा है, तो वो बच्चा वो चीज़ें रेसिप्रोकेट करता है। और वहाँ पे आप उसको मेडिकेशंस दें, जो मर्जी करें उसकी एग्रेशन कंट्रोल करने के लिए, तो वो फ़ायदा नहीं करता अनलेस एंड अनटिल आप रूट कॉज फिक्स नहीं करेंगे। तो अगर पेरेंट अपने बच्चों के साथ काम नहीं कर रहे, उनको एक स्मूथ इन्वायरमेंट नहीं दे रहे, तो वो बच्चे के ऊपर भी असरअंदाज ज़रूर होता है। अब ये सवाल आता है कि एवरीबडी सेज कि ज़रूरी नहीं है कि हर फैमिली एक आइडियल हो या फैमिली में लड़ाइयाँ ना हो, ज़रूर होती हैं, लेकिन अपने बच्चों को उस चीज़ से दूर रखा जाए। उनको कभी ये ना फील कराया जाए कि हमारे माँ बाप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे और शायद मेरी वजह से कुछ हुआ है, मैंने कुछ ऐसा किया है। तो वो एक बच्चा एक गिल्ट में चला जाता है, वहाँ पे वो अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा अटैच हो जाता है, क्योंकि वो उनको उससे दूर नहीं हो सकता। तो उस सब के सिनेरियो में अफेक्ट खाली बच्चा होता है। इवन आई हैव सीन सो मैनी केसेस। एक पॉडकास्ट भी हमने की थी एक फीमेल के साथ, उनके भी यही इश्यूज थे। और जब उनसे हम मतलब एक्सप्लोर किया हमने, तो वहाँ से ये निकला कि बचपन में उनके जो पेरेंट्स थे उनकी आपस में नहीं बनती थी, और उसकी वजह से उसका जो ट्रॉमा चाइल्डहुड से चलता आ रहा था, तो वो अभी भी एग्जिस्ट करता था। शी वॉज अराउंड 21-22, तो अभी भी वो एग्जिस्ट करता था। तो ये तो एक कॉमन वो चीज़ है, अब काफ़ी अवेयरनेस आ चुकी है आई बिलीव अब, कि लाइक अगर आपके आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो वो बच्चों के सामने ना आप कन्वे करें या आपस में बात करें, बच्चे जब साइड पे इवन के दूसरे रूम में, देन आप जो है वो रिजॉल्व करो। तो ये काफ़ी अवेयरनेस आ गई है, बट होपफुली आगे जो है वो आई। अब लेकिन समटाइम्स डिनाइल भी होता है पेरेंट्स की साइड से, तो वो कितना इम्पेक्ट जो है वो करता है इस पे, स्पीच थेरेपी? काफ़ी ज़्यादा। हमारे स्पेशली जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पे मदर आएगी और वो कहेगी यही कि आपने मेरी मियाँ को समझाना है, उसको समझ नहीं आती कि हमारे बच्चे के साथ ये मसला है। तो अगर आप उनसे फैमिली हिस्ट्री पूछो कि अच्छा आपका कितना रोल है, या इफ़ यू आर हैविंग अ कॉन्फ्लिक्ट, तो दोनों साइड से मसला होगा, बट ब्लेम्स खाली हस्बैंड को जा रहा होगा या हस्बैंड खाली बीवी को दे रहा होगा। तो आप जिस बच्चे की असेसमेंट कराने आए हैं और आप डॉक्टर के सामने दोनों लड़ने लग जाएंगे,
तो फिर वो बच्चा भी यही फील करेगा कि अच्छा नथिंग इज गोइंग टू वर्क आउट एंड आई एम गोइंग टू बी स्टक इन दिस सिचुएशन। हमारे पास ऐसे केसेस भी आते हैं जहाँ पे बच्चा अब्यूज़ हो रहा होता है बट पेरेंट उस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करते, या कहेंगे कि अच्छा किसी रिलेटिव ने किया होगा या गिर गया, और कुछ सीरियस कंसर्न्स भी अक्सर रेज हो रहे होते हैं, या बच्चा गंदे तरीके से आ रहा है, उसके कपड़े, नेल्स, वो सब कुछ साफ नहीं है, तो फिर आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि निगलेक्ट है बच्चे के साथ, बच्चे को सही से ट्रीट नहीं किया जा रहा या टाइम नहीं दिया जा रहा। बट पेरेंट्स यही कहते हैं कि नहीं, हमारी तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं है, और वो फिर थेरेपिस्ट को ब्लेम करते हैं कि आप बच्चे के साथ काम करना नहीं चाह रही, इसलिए यू आर फाइंडिंग फॉल्ट्स इन अस। हाँ, एक्सक्यूजेज आप। एग्जैक्टली। बट अगेन वो कौन सा इमोशनल एक फैक्टर है जो पेरेंट्स के साइड से थेरेपिस्ट को बूस्ट अप करता है? लाइक अगर आप रिलैक्स हो जाते हो समटाइम्स कि अच्छा ये चीज़ होगी, देन ठीक है, हमारा काम भी जो है ईजी होगा, आप एक अच्छे वे से जो है उसकी थेरेपी जो है वो कर सकते हैं। एप्रिसिएशन मीन्स अ लॉट। अगर आप आके बता रहे हैं कि आज मेरे बच्चे ने ये वर्ड बोला, इसने ये चीज़ नई ट्राई की, ट्राई कीजिए। क्योंकि अगर किसी बच्चे के माइलस्टोन्स डिलेड हैं तो वो चीज़ें अपने पेस पे एक्सप्लोर करेगा। उसके लिए एक्सप्लोर करना खाली ये भी हो सकता है कि उसने ब्लॉक एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख दिया, या उसने पानी फीडर के बजाय ग्लास में पी लिया। तो अक्सर पेरेंट्स को ये चेंज नहीं लगता, बट दिस इज़ अ वेरी बिग स्टेप फॉर देयर चाइल्ड, क्योंकि उसने एक नई चीज़ ट्राई की है। तो हम पेरेंट्स को यही कहते हैं कि आपको जब भी ऐसी कोई चीज़ फील हो, आप आके थेरेपिस्ट को बताएं, और अगर आपके बच्चे में डिफरेंस आ रहा है, नहीं भी आ रहा बट आपका थेरेपिस्ट उसके साथ काम कर रहा है, तो उसको अप्रिशिएट ज़रूर करें, क्योंकि वो अप्रिसिएशन उसके लिए बहुत ज़्यादा होती है। एंड चाहे बेशक हम ये कहते हों कि पेरेंट्स का एटीट्यूड हमारे ऊपर अफेक्ट नहीं करता कि हम बच्चे को कैसे हैंडल कर रहे हैं, बट बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं वो असर ज़रूर आ जाता है। ट्रू ट्रू ट्रू। अगर आप थेरेपिस्ट को अंडरमाइन कर रहे हैं या उसको बुरा भला कह रहे हैं, तो वो थेरेपिस्ट चाहते हुए भी आपके बच्चे के साथ एक ग्रज रख लेगा या प्रेजुडिस हो जाएगा। तो इसलिए इट डज मेक अ डिफरेंस ऑन हाउ यू ट्रीट देम। एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है थेरेपिस्ट के रोल की, लाइक वो किन चीज़ों पे होती है? लाइक पेरेंट्स की साइड से एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना। हमने ये बात की कि बोलना खाली अल्फाजों के थ्रू नहीं होता। ट्रू। बच्चा अगर कोई नई चीज़ कर रहा है तो दैट इज़ ऑल्सो अ चेंज फॉर देम। जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं यूजली वो बोलना काफ़ी देर से सीखते हैं, 5 साल के होके, या अक्सर 4 साल के हो गए हैं तब वन वर्ड बोलना शुरू किया है। वहाँ पे थेरेपिस्ट आपके बच्चे के साथ काम कर रहा है, वो अपनी पूरी एफर्ट टाइम दे रहा है उसको सिखाने के लिए, और वो स्टेप बाय स्टेप एक बिल्डिंग क्रिएट कर रहा है आपके लिए। तो अगर आप उसको अप्रिशिएट करेंगे, उसको एक्नॉलेज करेंगे, तो फिर दोज एफर्ट्स वुड मीन अ लॉट, और आपका बच्चा भी वहीं से ज़्यादा सीखता है। ऐसे बच्चे अपने थेरेपिस्ट के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, दे गोना गिव यू हग्स, और वो आपको जब जाएंगे तो बाय बाय बहुत शौक से करके जाएंगे, या बहुत ईगर होते हैं आने के लिए बिकॉज दे लाइक कमिंग ओवर देयर। तो बिल्कुल मैंने भी ये चीज़ नोटिस की है, इवन कि अपने चाइल्डहुड में भी जो टीचर्स हैं, ये एज ए टीचर ही है ना, आपका स्पीच थेरेपिस्ट एज ए टीचर ही है, तो वो चीज़ बहुत जो है वो इम्पैक्ट डालती है। अगर आप उसका बिहेवियर, लेट जैसे कि आपका दिल कर रहा है स्कूल जाने का, व्हाट डज दैट मीन कि आपका टीचर जो है वो बहुत अच्छा होगा, वो आपको अच्छे से ट्रीट कर रहा होगा, आपका दिल लग रहा है वहाँ पे, रादर देन कि उसका बिहेवियर इस तरह का है तो आपका वैसे ही दिल नहीं करेगा, तो आप सीखोगे क्या वहाँ पे? तो मेरे माइंड में वो एग्जांपल आ रही थी, वो एक मूवी वाली तारे ज़मीन पर, बिल्कुल उसमें भी वो जो बच्चा होता है उसको एक्चुअल में क्या वो इशू है, लर्निंग डिसेबिलिटी। हाँ, लर्निंग डिसेबिलिटी। तो लाइक वो एक टीचर ने जो है उसमें डायग्नोस की, उसको देखा और उसने उसके ऊपर काम किया, और वो इन दी एंड जो है वो रिजॉल्व भी होगी, और वो उसने प्राइज भी एंड में विन किया गया, कोई कंपटीशन था वो भी उसने विन किया। एक उस्ताद या एक थेरेपिस्ट आपके बच्चे की ज़िंदगी बदल सकता है। ट्रू ट्रू ट्रू। अच्छा, अब अगर हम थोड़ा सा थेरेपी सेंटर्स की डार्क साइड की बात करें जी तो क्या प्रेशर होता है लाइक सेंटर्स का एक स्पीच थेरेपिस्ट पे? अच्छा, इसमें ये होता है, एक तो वर्क टाइमिंग्स का भी इशू होता है। वी हैव 2 सेटिंग्स। एक जो है वो होती है कि जो सेशन टाइम 30 मिनट्स का रखते हैं,
एक वो होता है जो 45 मिनट्स का रखते हैं एंड 15 मिनट्स पेरेंटल फीडबैक। अब अगर 30 मिनट्स वाले की बात करें तो अगर आपकी 7 आवर्स की भी शिफ्ट है जिसमें से आपको आधा घंटा ब्रेक का मिला, तो आप 11 या 12 पेशेंट्स पर डे देख रहे हो, जहाँ पे थेरेपिस्ट का मेंटल ब्रेकडाउन ही होता है और कुछ नहीं होता, क्योंकि इतने सारे पेशेंट्स देखना बहुत मुश्किल होता है। एक हॉस्पिटल सेटिंग में डिफरेंट होता है, क्योंकि वहाँ आपको पता है कि ओपीडी है, लोगों ने आना है चले जाना है, वहाँ पे थेरेपी स्टाइल बहुत डिफरेंट होता है। बट सेंटर्स के अंदर अगर एक पेरेंट जो कि आपको अच्छी अमाउंट पे कर रहा है, जो कि उनके लिए बहुत मुश्किल है करना, और आप उनके बच्चे को प्रॉपर टाइम अटेंशन नहीं दे रहे, तो वो फिर पेरेंट के बिहाफ पे भी इनजस्टिस होती है। बिकॉज अगर 30 मिनट्स का सेशन है, बच्चा क्रैंकी है, तो हो सकता है कि 20 मिनट हम खाली रोने पे निकाल दें, तो वो यही कहेंगे कि आज बच्चे ने कुछ किया नहीं। बट वहाँ पे हम बच्चे को सिखा रहे होते हैं कि हम उसकी वो फिक्सेशन तोड़ रहे होते हैं कि अगर आप रोते रहोगे तो यू आर नॉट गेटिंग अ टॉय। आप, क्योंकि वो हमने उसको एक बिहेवियर नहीं बना लेना, अनलेस एंड अनटिल के बच्चे को नींद आ रही है या कोई और मसला है, दैट्स अ जेन्युइन रीज़न। बट हम अगर खाली बच्चे को इस बात पे जज करेंगे या पेरेंट्स सेशन को इस बात पे जज करेंगे कि बच्चा कितनी देर बोला है, या वो कहेंगे कि अच्छा आप बच्चे के साथ खाली खेल ही रहे हैं, खेल के थ्रू कैसे आप चीज़ें सिखा सकते हो। हालांकि प्ले बेस्ड लर्निंग इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ लर्निंग। एक 3 साल के बच्चे को अगर हम पेपर पेंसिल और ये चीज़ें दे के बिठाएंगे तो वो उस पेपर को फाड़ेगा और वो बोर ही होगा। तो बच्चे को सिखाने का तरीका खेलने के थ्रू ही है। बट समटाइम्स ये भी होता है ना कि प्रोग्रेस नहीं हमें दिख रही, तो उसका प्रेशर जो है वो थेरेपिस्ट के ऊपर किस तरह से आता है? लाइक सबसे पहले तो इम्पैक्ट क्या होता है? सेंटर वाले आपको कहेंगे कि सेंटर आप वाले, यस। बच्चे के साथ ठीक काम नहीं कर रहे, आप मे बी सेशन में कुछ और कर रहे हैं, यू आर नॉट गिविंग द चाइल्ड इट्स ड्यू टाइम। बट हो सकता है कि उस बच्चे की कॉम्प्रिहेंशन इस लेवल की ना हो कि वो सीजन सीख पा रहा हो, अभी वो इस चीज़ पे पहुंचा ही नहीं है। उसके लिए वर्ड एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, अभी वो खाली पजल फिक्सिंग वाले लेवल पे है, या बहुत बेसिक लेवल पे जहाँ पे हम उनको प्री वर्बल स्किल सिखा रहे हैं। आपने अपनी टर्न का वेट कैसे करना है, आई कांटेक्ट कैसे देना है, आपसे अगर थेरेपिस्ट कोई चीज़ मांग रहा है तो आपने उसको कैसे देनी है। हम बच्चे को उस लेवल से उठाते हैं, इतना बेसिक से शुरू करते हैं। तो बोलना तो उसके बाद आता है, चाहे 1 वर्ड भी हो। और थेरेपिस्ट जब कोई एक्टिविटी करवा रहा होता है तो वो एक गोल के ऊपर नहीं काम कर रहा, वो 2-3 चीज़ों के ऊपर साइमल्टेनियसली गोल फुलफिल हो रहा होता है। तो पेरेंट्स को यही फील होता है कि जैसे बच्चा बोला नहीं है तो प्रोग्रेस कोई नहीं है, बच्चे ने किया कुछ नहीं है। पिक करने आते हैं तो सवाल यही होता है, आज मेरे बच्चे ने कितने लफ्ज बोले। तो लाइक जो सेशन होता है उसमें आप एक ही बच्चे को एंटरटेन कर रहे होते हैं एक सेशन में, वो मल्टीपल होते हैं? जो इंडिविजुअल सेशन होता है उसमें एक बच्चा होता है, लेकिन ग्रुप सेशंस भी होते हैं जहाँ पे हम बच्चों को उनकी एज के अकॉर्डिंग, उनकी नीड के अकॉर्डिंग, जैसे सोशलाइजेशन का कंसर्न है तो हम उनको मिल के कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं, या अगर एक्टिविटी डे है कोई तो सब बच्चे बैठे हुए हैं मिल के एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो बच्चा वहाँ से भी सीख रहा है। ट्रू। तो आपको क्या लगता है, आर थेरेपिस्ट गेटिंग पेड इनफ? मे बी एंड मे बी नॉट। जो हमारा मोस्टली जगहों पे जो स्टार्टिंग सैलरी पैकेज होता है फॉर अ 7 to 8 आवर शिफ्ट वो 30 होता है, 30 to 35, जिसमें आप जितनी एफर्ट करवा रहे हैं वो उससे बहुत ज़्यादा होता है। बिकॉज हमारे फील्ड के साथ बहुत सारी चीज़ें लिंक होती हैं। अक्सर सेंटर्स में जहाँ पे एक बड़ा रूम है और वहाँ पे केबिन्स बने हुए हैं, 3-4 सेशंस हो रहे हैं, दैट मीन्स कि एक टाइम पे आपको 4 बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं। अब वो उसमें वहाँ बच्चा मतलब रो भी सकता कोई है। साउंड प्रूफिंग वाला कुछ इस तरह की नहीं, लाइक ओपन कैबिन्स है वो जैसे? ओपन कैबिन्स भी होते हैं, लाइक डिफरेंट सेंटर्स में डिफरेंट तरह का एटमॉस्फेयर होता है। बट इससे क्या होता है कि जब इस तरह की जगह हो तो थेरेपिस्ट को आगे जाके हियरिंग लॉस हो सकता है, या उनको
बैक पेन्स शुरू हो सकते हैं बिकॉज हम बच्चों की जो छोटी वाली चेयर्स हैं हम उस पर बैठे हुए हैं अ फुल एडल्ट सिटिंग ऑन दैट चेयर फॉर 7 to 8 hours तो आपका बॉडी बैलेंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो नोबडी टॉक्स अबाउट दैट एस्पेक्ट कि थेरेपिस्ट के लिए भी कभी कभार इतना आसान नहीं होता बिकॉज अगर हम किसी ऊंची चेयर पे बैठ जाएंगे हम बच्चे के आई कांटेक्ट पे नहीं आ रहे और बच्चे के जब तक आई कांटेक्ट पे आप नहीं आ रहे तो बच्चे के लिए लर्निंग मुश्किल है बच्चे को समझ नहीं आ रही कि मुझे देखना किस चीज़ को है मुझे बोलना क्या है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है अक्सर हम ज़मीन पे बैठे हुए हैं हम वहाँ पे क्योंकि बच्चा छोटा है हमने उसके लेवल पे आना है तो वहाँ पे दैट आल्सो मेक्स अ डिफरेंस अभी आप वो हेयरिंग प्रॉब्लम की बात कर रही थी ना तो अक्सर लोग जो लेट जैसे जिनका घर जो है रेजिडेंशियल एरिया उसके अंदर मशीनरीज है जिनकी हर वक्त 24 आवर्स जो है वो आवाज़ आती रहती है तो उनमें भी हेयरिंग प्रॉब्लम्स जो है ना वो नॉर्मली होती हैं तो ये तो फिर सेंटर्स को देखना चाहिए ना जो सेंटर ऑनर्स हैं उनको देखना चाहिए बट स्पेस बचती है ना हाँ अर्निंग ज़्यादा हो सकती earning है इस ज़्यादा। तरीके से बिकॉज नोबडी थिंक्स के इन द लॉन्ग रन थेरेपिस्ट के ऊपर क्या असर होगा हाँ एग्जैक्टली अब ऑब्वियसली एक थेरेपिस्ट ने थेरेपी करनी है अगर उसको खुद थेरेपी की ज़रूरत है तो वो थेरेपी करेगा कैसे एग्जैक्टली एंड व्हेन यू आर वर्किंग रियली लॉन्ग आवर्स तो आप मेंटली ड्रेन हो जाते हो फिजिकली ड्रेन तो होते ही होते हो तो फिर उसके बाद डिमांडिंग एन ऑफ या किसी भी वजह से यू आर नॉट शोइंग अप इवन अगर आप बीमार हो गए हो तो यू कैन टेक 1 ऑफ और हाफ डे उसके बाद आपको आना है अनलेस एंड अनटिल आप हॉस्पिटल में पहुंच गए हो तो बिकॉज आपकी रिप्लेसमेंट होती नहीं है तो समटाइम्स थेरेपिस्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है या अगर आपके घर पे somebody वेरी क्लोज टू यू इज़ इल आपकी कोई मेडिकल इमरजेंसी है बट यू स्टिल हैव टू कंटिन्यू ऑन विद आवर वर्क तो हमें फिर वहाँ पे अपनी प्रोफेशनल और प्राइवेट लाइफ को बैलेंस करना होता है तो इसकी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी लाइक स्पीच थेरेपिस्ट की एक ऑर्गेनाइजेशन हो जो रूल्स डिफाइन करे अच्छा ये पेड ऑफ जो है वो डेज हैं आपके और इतनी साल में आप इतनी छुट्टियां जो है वो कर सकते हैं एंड देन बाकी जो पर्क्स वगैरह आप कह लें वी डू हैव सम गवर्निंग बॉडीज लेकिन उसके अंदर पर्क्स या उन चीज़ों के बारे में बात नहीं की जाती ये तो जेन जी का कॉन्सेप्ट है ना कि पर्क्स होने चाहिए रिलैक्सेशन बट वो लोग तो कहते हैं कि जब तक आप लॉन्ग आवर्स काम नहीं करोगे उतनी ज़्यादा एफर्ट आप नहीं डालोगे तब तक यू आर नॉट अ गुड थेरेपिस्ट नहीं आई डोंट थिंक सो लाइक एफिशिएंसी तो डिक्रीज होगी इससे तो जितना आप 8-10 घंटे जो है वो काम कर रहे हैं आपको बीच में टाइम नहीं मिल रहा है खुद रिलैक्स होने का तो आपकी तो एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज करेगी इस तरह से। होती है बट थेरेपिस्ट के बारे में यही सोचा जाता है कि ये सोशल वर्कर्स हैं इनका ये काम है ये फलाही काम कर रहे हैं हालांकि दिस इज ऑल्सो आवर अर्निंग सोर्स जैसे सबकी जॉब्स होती हैं इसी तरह ये भी हमारी जॉब्स हैं 80% जगहों पे मेरिट्स या पर्क्स नहीं एग्जिस्ट करते हैं अ सिंपल मेरिट like a year end bonus or a gift basket does not exist अगर होगा भी तो कोई बहुत छोटी चीज कि आप साल में एक दफा अपने टीम को आप डिनर पे ले गए हो बॉनफायर उनके लिए कोई अरेंज कर रहे हो एनीथिंग टू हेल्प देम रिलैक्स बट वहाँ भी आपने सुबह 10 से लेकर 6 बजे तक काम किया है एंड देन उसके बाद आप 4 घंटे बॉनफायर पे लगा रहे हो और अगले दिन आपने फिर काम पे आना है तो दैट feels more like a mental exhaustion. True. But बहुत सारे तरीके हो सकते हैं छोटे छोटे तरीके आप अपने थेरेपिस्ट को एक सिंपल कोई पेन गिफ्ट कर रहे हो कुछ आप उनके लिए एक डायरी क्यूरेट कर रहे हो दैट कैन ऑल्सो मीन अ लॉट फॉर देम आप उनको साल में एक दफ़ा कोई लंच करवा रहे हो तो दीज कैन बी वेरी स्मॉल स्टेप्स बट दीज कैन मेक अ डिफरेंस बट अगर कोई भी बंदा ऐसे बोल रहा होता है तो यही कहा जाता है कि ये थेरेपिस्ट को ख़राब कर रहा है नहीं आई डोंट थिंक सो लाइक डिफरेंट कॉर्पोरेट सेक्टर्स के अंदर भी ये रूटीन होती है और ये कल्चर होता है इवन के और उसका इन दी एंड पर्पस भी यही होता है कि आपस में अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपकी डेवलप हो आपको एक रिलैक्सिंग टाइम जो है वो मिल सके एटलीस्ट आप अपने वर्क लोड से जो है बाहर निकल के रिलैक्स हो आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है इस तरह से बिल्कुल इंप्रूव होती है बट वही बात थेरेपिस्ट को हम इस तरह समझते नहीं हैं तो पेरेंट्स की साइड से होता है लाइक कोई एप्रिसिएशन या मे बी कोई गिफ्ट आप कह लें स्मॉल एप्रिसिएशन आप कह लें बहुत कम पेरेंट्स होते हैं जो कि अपने थेरेपिस्ट के लिए
यू डोंट हैव टू गिव इट टू एवरीबडी, लेकिन जो आपके बच्चे के साथ काम कर रहा है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। हाँ वो कभी उसके लिए इट कैन बी एज स्मॉल एज एन ईद गिफ्ट, मेहंदी और चूड़ियाँ ले आए, हाँ हाँ ब्राउनीज बनवा के ले आए आपको, ठीक है अब्रॉड गए थे, आपके लिए चॉकलेट्स का पैकेट ले आए। तो दीज कैन बी सम वेरी स्मॉल थिंग्स, बट आपका थेरेपिस्ट को लगेगा कि वी आर बीइंग ओन्ड। जब स्कूल एंड होता है तो टीचर्स को या इन सब आपका जो स्टाफ होता है उनको अक्सर गिफ्ट बास्केट्स या ड्रेसेस या ऐसी चीजें, इवन कार्ड्स ये दिया जाता है, बट थेरेपिस्ट को कभी कोई भी नहीं देता, वेरी रेयर, दैट्स अ सैड रियलिटी। लाइक तो आपको क्या लगता है कितने % जो है वो पेरेंट्स इस चीज़ के बारे में सोचते होंगे और वो करते होंगे? लाइक कोई अप्रिसिएशन, जिस तरह अभी आपने बात की, कोई बुके कह लें कुछ? हार्डली 5 to 7%, मतलब 4 सालों में बहुत कम पेरेंट्स को मैंने देखा है। हालांकि आई लाइक डूइंग थिंग्स फॉर माई चिल्ड्रन विच कैन बी एज सिंपल एज एन ईद कार्ड, साथ चॉकलेट दे दी और या कोई बिस्किट दे दिया। इट्स नॉट मच फॉर मी, मतलब मेरी सैलरी में या मेरे अर्निंग में कोई बहुत बड़ा डेंट नहीं पड़ जाएगा। लेकिन आई बिलीव कि अगर आप वो अमाउंट अर्न कर रहे हो या चाहे पेरेंट्स से आप शेयर ले रहे हो या सैलरी ले रहे हो, आप अगर उन बच्चों के लिए थोड़ा बहुत कुछ नहीं कर सकते, अगर आपको एज ए रीइंफोर्सर के तौर पे बबल्स रखने हैं, कोई जेली रखनी है, वो आप अगर अपने पैसों से नहीं ले रहे तो फिर व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ हैविंग दैट मच अमाउंट? वो खाली ये इस चीज़ के लिए, वो खाली आपके स्किल के लिए नहीं है, दैट्स ऑल्सो फॉर यू टू इन्वेस्ट ऑन देयर चाइल्ड। और पेरेंट्स अक्सर करते हैं, वो देते भी हैं। देयर वाज अ मदर हु यूज्ड टू ब्रिंग चॉकलेट ब्राउनी के बॉक्सेस फॉर ऑल ऑफ द थेरेपिस्ट, और वो हमारे लिए सबसे अच्छा मोमेंट होता था बिकॉज वी फेल्ट अप्रिशिएटेड। यस यस। तो इसमें तो आई बिलीव कि जो सेंटर्स हैं, थेरेपिस्ट सेंटर्स हैं, उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए। जस्ट लाइक आप कह लें कि जो पेरेंटिंग है या पेरेंट्स ग्रूमिंग है आप कह लें, उसके अराउंड कुछ करना चाहिए। मे बी सम ब्रोशर्स जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस हों, गुड टू हैव समथिंग कि लिस्ट डाउन हो कि अच्छा आप ये करेंगे तो थेरेपिस्ट को अच्छा लगेगा, और जब थेरेपिस्ट को अच्छा लगेगा वो और अच्छे वे से जो है वो आपके बच्चे की थेरेपी जो है वो कर सकता है। हम ये चीज पेरेंट्स को नहीं कह सकते, अच्छा नहीं लगता ना कि आप ये नहीं चीज पेरेंट्स बोल को रहे नहीं, हो। मतलब सेंटर्स को, हाँ। उनकी तरफ से एक इनिशिएटिव में भी होना चाहिए। बट सेंटर के ओनर्स तो कर सकते हैं ना ये हाँ चीज। एग्जैक्टली। आप चलो पेरेंट कोई नहीं करना नहीं कर। तो आप एटलीस्ट अपने एम्प्लॉयज को तो दे सकते हो ना। आपकी एनिवर्सरी आई, यू डिड अ सेलिब्रेशन एंड एवरीथिंग, बट उस सब में आपके एम्प्लॉयज को तो कुछ नहीं मिला, जिन्होंने काम पूरा साल किया आपके साथ, जिन्होंने आपके साथ 6 months 8 months, आपकी अर्निंग सोर्स वो हैं, आपकी अर्निंग उनके थ्रू हो रही है, लेकिन आप उनकी बेहतरी के लिए आप कुछ भी नहीं करोगे। तो दैट रेजेस अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। बट अक्सर लोग ये कहते हैं कि इन चीज़ों के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए या बोलना नहीं चाहिए बिकॉज इट इज़ अनएथिकल। आपकी जॉब है उन बच्चों के साथ काम करना, सो डोंट एक्सपेक्ट एनी रिवॉर्ड, एनी कंपनसेशन और एनी पर्क्स। अभी मेरे माइंड में एक चीज़ आ रही थी कि मे बी ये हो सकती है हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर में कुछ इलिस्ट्रेशंस होती हैं, कुछ वीडियोस होती हैं एक मैसेज कन्वे करने के लिए। जस्ट लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, इंटरनेट सिक्योरिटी से रिलेटेड एक वीडियो होती है, वो हार्डली जो है वो 15 to 20 मिनट्स की वीडियो होती है, जिसमें वो बताया जाता है कि अच्छा आप किसी पब्लिक प्लेस पे गए हो, वहाँ पे आपने इंटरनेट कनेक्ट किया पब्लिक प्लेस का, उसके क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। ठीक है, कि आपने इंटरनेट कनेक्ट किया तो आपकी सिक्योरिटी किस तरह ब्रीच हो सकती है। वो एक कार्टून वे में आप कह लें, कुछ इलिस्ट्रेशंस होती हैं, उनके थ्रू वो मैसेज कन्वे किया जाता है। तो आई बिलीव सेंटर्स को एक इस तरह से एक जर्नल वीडियो बना के अपने पास रखनी चाहिए। कोई भी पेरेंट आए अपने बच्चे को लेके थेरेपी के लिए, आप उसको जो है वो वीडियो दो, आप ऑन लिंक भी शेयर कर सकते हो, मे बी ऑन एनी सोशल मीडिया, वहाँ पे वो अपलोड कर दो और आप उनको बताओ कि ये काइंडली आप जब भी आप फ्री हो आप इसको देखें। तो उस 15 to 20 मिनट्स में स्टेप्स डिफाइन किए गए हों कि आप बच्चे को लेके आए हैं, आपकी ये एक्सपेक्टेशंस जो है वो है, और आपकी थेरेपी से ये एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। एंड देन जब आपका सेशंस हो जाए तो देन एज ए थेरेपिस्ट पेरेंट्स से ये एक्सपेक्टेशंस जो है वो हो सकती हैं। एक अच्छा नोशन
के लिए आप कह बिल्कुल लें उसको। तो ये एक प्रॉपर आप कह लें कि एक वे है जिसमें कोई बुरा भी नहीं मानेगा कोई पेरेंट, हाँ ठीक है, और वो उसको मैसेज भी कन्वे हो जाएगा। तो एक वीडियो 15 से 20 मिनट की वीडियो है, वो जनरल वीडियो है, वो अगर आज बनती है तो आज से 15-20 साल तक के लिए वो वैलिड होगी वो वीडियो। बिल्कुल इस तरह से हो सकता है। किसी को भी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती हाँ। बट इन चीज़ों से पता चलता है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को अपने थेरेपिस्ट को कितनी वैल्यू करते हो आपको कितना फील होता है कि दे आर द पीपल दैट विल मेक योर चाइल्ड्स लाइफ बेटर ट्रू ट्रू। जिस तरह हम बचपन में स्कूल में फर्स्ट पोजीशन आती थी हाँ तो हमें एक प्राइज़ मिलता था, हाँ ठीक है, हालांकि उस प्राइज़ की क्या वैल्यू थी, बिल्कुल हार्डली 100-200 या इवन के 500 का वो पीस हो तो। तो वो जब आपको मिलता था फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड पोजीशन पे, तो आप में वो जो एक मोटिवेशन डेवलप होती थी आगे बढ़ने की और ज़्यादा मेहनत करने की, तो ये वही चीज़ है, एप्रिसिएशन जो है वो। तारीफ किसी को बुरी नहीं हाँ, लगती लेकिन हर कोई तारीफ करता भी नहीं है ऐसे ही। तो अगर हम सेंटर्स के अंदर जो है वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करें थोड़ा सा, तो कितनी है? होता ये है कि फॉर एग्जांपल पेरेंट्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं फीमेल्स का होना क्योंकि उनको लगता है कि उनका बच्चा ज़्यादा सेफ है ऐसे एनवायरनमेंट ओके। में बट हैविंग मेल्स इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट क्योंकि बच्चा अगर बड़ा हो गया है 10 साल का है तो 10 साल के लड़के को एक फीमेल हैंडल नहीं कर सकती True. उसके टैंट्रम्स को संभालना मुश्किल है अक्सर जगहों पे लोगों को फील भी होता है कि फीमेल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है एज कम्पेयर टू मेल्स बट आई थिंक ये फील्ड रिलेटेड भी होता है फिजियोथेरेपिस्ट ज़्यादा मेल्स होते हैं स्पीच थेरेपिस्ट 90% फीमेल्स होती हैं क्योंकि मेल्स के अंदर इतनी बर्दाश्त होती नहीं है लेकिन बिहेवियर थेरेपिस्ट भी दोनों तरह के होते हैं तो डिस्क्रिमिनेशन एज सच ज़्यादा नहीं है इट्स अकॉर्डिंग टू द नीड कि उनके पास बच्चे जिस तरह के आ रहे हैं उनको किस तरीके का एक्सपोजर चाहिए बट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ योर अपीयरेंस डज एग्जिस्ट बिकॉज आई हैड पेरेंट्स जिन्होंने ऑनलाइन कंसल्टेशन में भी मुझे कहा कि आई डोंट थिंक a person doing a niqab is suitable for taking care of my child. Although I told them कि आपका जो सेशन है दैट इज़ 1-to-1 उसमें बच्चे का एक्सपोजर मेरे साथ है एंड आई विल बी टेकिंग ऑफ माई निकाब बट उनको ये लगता है कि ये ज़्यादा रिलीजियस होगी कंजर्वेटिव होगी तो हमारे बच्चे के साथ बच्चे को कोई ऐसी चीज़ ना सिखाए जो कि बच्चा सीखना नहीं चाहता सो आई हैव हैड रिफ्यूजल्स फ्रॉम क्वाइट अ लॉट ऑफ प्लेसेस जिन्होंने कहा कि हम डायरेक्टली कुछ ना डायरेक्टली का कुछ ना इनडायरेक्टली ऐसे शो करवाया कि हम इस चीज़ की वजह से आपको काम करने नहीं दे सकते हमारे साथ बैड। अब अगर हम थोड़ा सा प्राइवेसी कंसर्न्स की बात करें तो आई हैव हर्ड सम स्टोरीज के वॉइस कैमरास जो हैं वो इंस्टॉल्ड होते हैं थेरेपी सेंटर्स पे, हाँ तो इज़ इट ट्रू? होते हैं कैमराज इसलिए होते हैं बिकॉज पेरेंट्स देख सकें कि उनके बच्चे के साथ कैसे काम हो रहा है क्या हो रहा है बट पर्सनली आई एम वेरी अगेंस्ट कैमराज एक तो ये है कि दिस शोज के जो सेंटर हैं उसको अपने थेरेपिस्ट के ऊपर यकीन नहीं है कि वो काम ठीक कर रहे हैं दूसरा ये होता है कि एज फीमेल्स आप अगर चेयर पे बैठे हुए हो यू कैन फॉर मेल्स ऑल्सो आप किसी भी पोस्टर में बैठे हो सकते हो एंड नोइंग कि एक लॉबी में एक बड़ी स्क्रीन के ऊपर यू आर विजिबल ऑल ऑफ द टाइम तो इट टेक्स स्ट्रीम्ड लाइव आप क्या ऑल द टाइम और हमारे पास ऐसे भी फादर्स होते हैं या कुछ बच्चे अगर केयर टेकर के साथ आ रहे हैं तो वो अटेंडेंट 3 घंटे बैठ के खाली वीडियो देख रहा है तो वो हमारे लिए समटाइम्स इट्स वेरी ऑफ बट पेरेंट्स को ये चीज़ नहीं समझ आती जहाँ तक वॉइस की बात है आई फील इट्स एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द थेरेपिस्ट प्राइवेसी क्योंकि बच्चे के अलावा अगर थेरेपिस्ट बैठ के आपस में भी कोई बात कर रहे हैं इट कैन बी एनी प्राइवेट थिंग कोई भी चीज़ हो सकती है दैट मीन्स कि दे आर लिसनिंग टू इट ऑलवेज आपको नहीं पता वो कब सुन रहे हैं कब नहीं सुन रहे हैं तो दैट मीन्स कि आपकी कोई प्राइवेसी नहीं है आप कोई बात नहीं कर सकते कुछ भी नहीं कर सकते सो कुछ केसेस में ज़रूरी भी होता है जहाँ पे वी हैव सीन केसेस जहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा मिस हैंडल किया जा रहा हो वहाँ पे दीज कैमराज
prove to be your lifesaver. But normalizing them at every place is not a very good approach. So this is, I believe, micromanagement, and management always leads to side effects. आप कह लें उसके side effects ही होते हैं. सही. अब अगर थोड़ा सा हम बात करें सेंटर्स की पेरेंट्स को मिसलीडिंग की रिस्पेक्ट से, तो कोई फॉल्स प्रोमिसेस इस तरह के, या एक प्रॉपर कन्वे होता है पेरेंट्स को कि अच्छा ये चीज़ है? इसमें मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है. योर मैनेजर वो कितने अच्छे तरीके से पेरेंट्स को कन्विंस कर रही है. अगर कोई आपके पास बच्चा आया एंड जस्ट बिकॉज यू वांट बिजनेस, आप उनको कहोगे कि आप जब तक इसको 2 या 3 थेरेपीज नहीं करवाएंगे बच्चे को फर्क नहीं पड़ेगा, विच माइट नॉट बी सूटेबल फॉर द चाइल्ड एंड द पेरेंट अफोर्ड नहीं कर सकता होगा. बट हम थेरेपी सेंटर्स अक्सर बिजनेस के लिए इस चीज़ को नॉर्मलाइज करते हैं. अच्छा, ऑटिज्म के साथ बच्चा आया है, दैट मीन्स कि इसको ओटी बिहेवियर स्पीच दिलवानी है. थोड़ा बड़ा हो गया है, फिजियो भी डाल दो. हालांकि हो सकता है बच्चे की वो नीड ना हो, बट वो अपने सेशंस बढ़ाने के लिए ऑब्वियसली इनकम इन द एंड इनकम सोर्स. तो इसलिए हम हमेशा यही कहते हैं कि प्रायोरिटाइज द चाइल्ड नीड. अगर कोई पेरेंट कह रहा है कि मैं 3 सेशंस नहीं करवा सकता, you need to listen to them. Because in the long run clientage आपको उसी तरीके से आएगी. जब आपके पास रेफरल्स होंगे. अगर आप किसी को फोर्स करके कोई चीज़ करवा रहे हो, वो पेरेंट तो अपने बच्चे के लिए कर लेगा, बट इन द लॉन्ग रन शायद वो आपके लिए बेहतर नहीं है. तो रेफरल्स आपने बात की थी ना, तो आई बिलीव ये वाले सेक्टर में तो वो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो रोल प्ले करते हैं. अगर मैं अपने बच्चे को लेके आऊँ, लेट से मेरा अच्छा रिव्यू है एक सेंटर के रिलेटेड, तो मैं अपनी पूरी फैमिली में बताऊंगा कि यार अगर किसी को इशू है तो आप वहाँ पे विजिट करो. सोशल मीडिया प्लेज अ वेरी बिग रोल इन आवर फील्ड. हमारे पास जब पेरेंट आता है तो वो कहता है कि मैंने आपके सेंटर के बारे में रिसर्च की है, मैंने आपके थेरेपिस्ट के बारे में रिसर्च की है, उनको कितना टाइम हो गया है, हाउ कॉम्पिटेंट दे आर, कितना एक्सपीरियंस है, कहाँ काम किया हुआ है. सो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. अगर आपने कोई थेरेपिस्ट ऐसा रखा हुआ है जिसकी प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं है, तो यू वुड नेवर वांट द पेरेंट टू नो. तो रेफरल्स हमारी फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट्स वेयर वी गेट आवर सोर्सेज. चलें, अगर थोड़ी सी हम अपनी जो डिस्कशन है वो डाइवर्ट करें थेरेपिस्ट की मेंटल हेल्थ के रिलेटेड. ऑल्दो हमने कुछ डिस्कस की है, बट अगेन वो जो मेंटल हेल्थ है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे भी लगती है, जो कि होनी भी चाहिए. तो जो थेरेपिस्ट हैं वो कैसे कॉप करते हैं इस चीज़ से, एक मेंटल प्रेशर से? अगर हमारा वीकेंड ऑफ हो तो वी लाइक टू स्पेंड इट विद आवर फैमिली डूइंग समथिंग दैट वी लाइक. बट अगर आप थ्रू आउट द वीक you're overworked, और अक्सर जगहों पे सैटरडेज भी ऑन होते हैं, तो you just have one day to declutter your mind. क्योंकि जब आप एक सेशन ले रहे हो तो it's not something that you're working continuously on. That means कि आप डेली के 10 डिफरेंट लोगों को मिल रहे हो, बिकॉज हर बच्चा अपने अंदर एक कहानी है. जब आपका जो इंथुजियाज्म है, जो एक्साइटमेंट है, वो 10 टाइम्स उसी लेवल पे होनी चाहिए. तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सेशंस हैं, आप नहीं कर सकते. आइडियली हम दिन के 4 या 5 सेशंस बहुत अच्छे से ले लेते हैं, बट किसी दिन चलो हम 6 पे भी मूव कर जाएं. बट अगर उससे ज़्यादा हो जाते हैं तो वी आर जस्ट मेंटली एग्जॉस्टेड, बिकॉज वी डू हैव अ लाइफ आउटसाइड आवर जॉब्स ऑल्सो. हमने घर जाना है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इवन फॉर मेल्स कुछ ना कुछ करना है उनको. तो इफ़ यू आर टोटली एग्जॉस्टेड फ्रॉम योर जॉब, आप उसके बाद कुछ भी करने के काबिल नहीं होते. सो मेंटल एग्जॉशन, फिजिकल एग्जॉशन थेरेपिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा होती है. जैसे हम अभी पहले बात कर रहे थे, कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो होनी चाहिए, तो थेरेपिस्ट अपनी आवाज़ किस तरह से उठा सकते हैं, आपको क्या लगता है? अवेयरनेस. हमें ये अवेयरनेस देनी होगी कि लाइक पेरेंट्स, थेरेपिस्ट को भी ज़रूरत है रेस्ट की, टेकिंग टाइम ऑफ. क्लेमिंग कि थेरेपिस्ट कभी ऑफ नहीं करता इज़ रॉन्ग, बिकॉज दिस इज़ नॉट पॉसिबल. थेरेपिस्ट की इमरजेंसीज हो सकती हैं, तबीयत ख़राब हो सकती है,
अगर थेरेपिस्ट बीमार आएगा तो आपके बच्चे को ही ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि छोटे बच्चे या ऐसे बच्चे जर्म्स के ज़्यादा प्रोन होते हैं, इन्फेक्शन ज़्यादा जल्दी लग सकती हैं, बट थेरेपी सेंटर्स ऑफ करने की परमिशन नहीं देते। सो वर्क लाइफ इन्वायरमेंट या वर्क लाइफ बैलेंस बहुत कम जगहों पे अच्छा है, जहाँ पे आपको पता हो कि व्हेन आई स्टेप आउट ऑफ द ऑफिस नोबडी इज़ गोइंग टू मैसेज मी, क्वेश्चन मी, ये नहीं पूछेंगे कि इस बच्चे के साथ आज क्या किया, इस बच्चे के साथ ये इशू हुआ, वो आपको तंग नहीं करेंगे। बट मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसेस इवन आफ्टर वर्क यू स्टिल हैव टू अटेंड देयर कॉल्स, देयर मैसेजेस। किसी पेरेंट का कोई कंसर्न है, उसका जवाब देना है, आपने वीडियोस बनाई हैं, आपको वो शेयर करनी है, बच्चे के गोल्स बनाने हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स बनानी है। सो अगर डॉक्यूमेंटेशन थेरेपिस्ट कर रहा है तो दैट इज़ ऑल्सो अ लॉट ऑफ एफर्ट, उसके लिए वो काम लग रहा है, उसकी वो एफर्ट लग रही है, बट उस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं किया जाता। दैट इज़ जस्ट थॉट टू बी अ पार्ट ऑफ द पैकेज, कि वो काम कर रहा है तो वो उसने करना ही है, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि सारा टाइम हम वो कर सकें। तो जैसे अभी हम ऑफ द कैमरा वो बात कर रहे थे ऐप की जो आप जी। बता रही थी, इट्स अ गुड थिंग आई बिलीव कि एक ट्रैक रिकॉर्ड के लिए, रिपोर्ट्स के लिए, कि पेरेंट्स के पास ऑल टाइम वो फैसिलिटी अवेलेबल होगी कि कभी भी आप उस ऐप में जाओ, अपने बच्चे की इन्फॉर्मेशन जो है वो एंटर करो और रिपोर्ट जो है वो डाउनलोड कर लो। आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, जितने सेशंस उसने लिए हैं, उसकी क्या प्रोग्रेस थी, उसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं, वो सारी रिपोर्ट्स आपके पास आ जाएंगी। अक्सर सेंटर्स इस बात पे यकीन रखते हैं कि अगर हमने पेरेंट को उसके गोल, बच्चे के गोल्स बता दिए या उनको एक्सेस दे दी हर चीज़ की, तो पेरेंट हमारे पास आएगा नहीं, पेरेंट हमारे से थेरेपी नहीं लेगा। तो इसलिए मेजॉरिटी ऑफ द सेंटर्स में बहुत ज़्यादा रोक के रखा जाता है। थेरेपिस्ट की पेरेंट के साथ इंटरेक्शन 3 महीने बाद जो एक मीटिंग हो रही है उसमें हो रही है खाली। वी डोंट नो कि उन 3 महीने में बच्चे के घर पे कोई चेंज आया हो जो जो आपकी थेरेपी को बहुत अफेक्ट कर रहा होता है। बच्चा अगर स्लीपी है या अगर रात को लेट सोया है, भूख लग रही है, तो दैट इज गोइंग टू अफेक्ट हिज मूड एंड वर्क। बट ये इस चीज़ का नहीं किया जाता, और थेरेपी सेंटर्स भी कहते हैं कि हम पेरेंट्स को गोल नहीं देंगे, बट वो कहीं और ले इसका भी जाएंगे। एक वे हो सकता है ना, मतलब जिस तरह आप डिफरेंट ऐप्स में आपने देखा होगा कि स्टेप्स होते हैं, Yes. अगर आपने फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप कंप्लीट कर लिया तो थर्ड और फोर्थ स्टेप्स हिडन होंगे, Yeah. और जैसे उसके ऊपर एक ओवरले होगी, ब्लर से होंगे वो। तो इस तरह की भी चीज़ें की जा सकती हैं, रादर देन कि आप इस तरह की रखो ही ना, रिपोर्ट्स वाली कोई चीज़ ना हो, पेरेंट्स भी ब्लैंक है, अगर वो थेरेपी सेंटर विजिट करेंगे तो उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अदरवाइज उनको मिलेगी इन्फॉर्मेशन। पेरेंट को अगर ये नहीं पता कि उसके बच्चे के साथ क्या हो रहा है, तो दैट इज मैल प्रैक्टिस, क्योंकि एज ए पेरेंट इट इज़ देयर राइट टू नो व्हाट यू आर वर्किंग ऑन। स्कूल्स में बच्चों की वीडियोस जाती हैं या बच्चों का सिलेबस शेयर होता है कि बच्चे को एग्ज़ाम्स का टाइम आया है, हमने बच्चे को ये करवाया है, ये अकम्प्लिश कर लिया है। तो एज थेरेपी सेंटर्स वी शुड ऑल्सो हैव एन अकाउंटेबिलिटी कि अगर हमने कोई गोल बनाया है, हम उसको कितना अकम्प्लिश कर रहे हैं, नहीं हुआ क्या रीज़न है, ताकि पेरेंट को भी पता हो ना कि 3 महीने में मेरा बच्चा ये चीज़ प्रॉबेबली कर लेगा, अगर नहीं भी करेगा तो 60% ये चीज़ अचीव कर लेगा। And if we talk about the leadership in therapy centers, so what do you think? What's a healthy leadership? A healthy leader always encourages their therapist. You should be open to hearing their concern. किसी पेरेंट से रिलेटेड हो, किसी कुलीग से रिलेटेड हो, बिकॉज हमें पर्सनली भी किसी के साथ कोई इशू हो सकता है कि अ थेरेपिस्ट इज नॉट कोऑपरेटिंग विद यू, लेट आ रहा है या कोई भी ऐसा मसला। इफ द मैनेजमेंट इज नॉट ओपन टू दीज थिंग्स, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज द थेरेपिस्ट डज नॉट नो हु टू टर्न टू। और उस फ्रस्ट्रेशन में वो 4 महीने काम करेगा, 6 महीने काम करेगा, बट साल बाद वो छोड़ देगा। सो आई हैव सीन सम रियली गुड वर्क प्लेसेस जहाँ पे द मैनेजमेंट वॉज ऑलवेज वेरी एक्सेसिबल, कि आप उनसे बात कर सकते हो, कोई भी कंसर्न है तो आप उनके साथ जाके शेयर करो। सो दैट मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन आवर वर्किंग स्टाइल, बिकॉज वी न्यू कि अगर कोई इशू होगा वी हैव समवन टू बैक अस अप। अगर कोई पेरेंट थ्रेटन कर रहा है कि हम आपके पर लॉ सूट करवाएंगे बिकॉज यू डिड नॉट फॉलो दीज गोल्स,
एंड वी नो कि वी हैव अ बैकिंग अप, हमारा सेंटर हमें ओन करेगा, तो फिर हमें डर किसी चीज़ का नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल ऐसे. बिकॉज पेरेंट कैन नॉट बी ऑलवेज राइट. तो अगर हम थोड़ा सा बिगर पिक्चर की बात करें, रिस्पेक्ट फॉर थेरेपिस्ट इन सोसाइटी, यस. तो आपको क्या लगता है कि वो किस तरह की रिस्पेक्ट है? अब आवाम को पता भी है कि अच्छा ये थेरेपी जो है वो करते हैं, और वो किस तरह से करते हैं, देन क्या क्या माइंडसेट है लोगों का बेसिकली? एक डॉक्टर को रिस्पेक्ट दी जाती है, टीचर को रिस्पेक्ट दी जाती है, बट थेरेपिस्ट को यही सोचा जाता है कि ये तो एक फलाही काम कर रहे हैं, तो हम थेरेपिस्ट को आके बुरा भला भी कह सकते हैं, हम थेरेपिस्ट के बारे में बातें भी कर सकते हैं. वी कैन से वेरी इल अबाउट दैम, बिकॉज हमें ये, अगर फॉर एग्जाम्पल आप पेरेंट को ये लग रहा है कि ये थेरेपिस्ट हमारे बच्चे में चेंज नहीं ला रहा, यू हैव द राइट टू चेंज, बट यू डोंट हैव द राइट टू इंसल्ट समवन, कि आप किसी को बुरा भला कहो या कहो कि ये चीज़ तो कर ही नहीं रहा. तो आई बिलीव कि थेरेपिस्ट को इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, पर इट ऑल्सो गोज वाइस वर्सा. अक्सर थेरेपिस्ट भी पेरेंट्स के साथ बहुत बुरे तरीके से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, या अगर फॉर एग्जाम्पल बिकॉज दे आर टेकिंग केयर ऑफ योर चाइल्ड, अगर आपका बच्चा, अगर हाथ गंदे हैं, कुछ भी गंदा है, तो वो थेरेपिस्ट वो साफ करवा देगा, उसको कोई मसला नहीं है. लेकिन अगर आप जाके उन चीज़ों के ऊपर इश्यूज क्रिएट करोगे कि हमारे बच्चे को तो ये मसला हो रहा था, ये चीज़ हो रही थी, वो चीज़ हो रही थी, फिर थेरेपिस्ट भी बहुत ज़्यादा तंग होता है कि इट्स अ वेरी फसी पेरेंट हु इज़ ऑलवेज गोइंग टू कंप्लेन. सो वाई डू आई नीड टू टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ द चाइल्ड? बिकॉज हम थेरेपी में हर बच्चे को ओन करते हैं, लाइक आवर ओन, बिकॉज वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैम. कोई भी बच्चा कोई चीज़ कर रहा है, कोई बिहेवियर ऐड हो गया, तो हम उसको ठीक करेंगे. बट अगर वो पेरेंट्स, हमें पेरेंट्स, सेंटर्स, मैनेजमेंट वो रिस्पेक्ट नहीं देती, यू डोंट ट्रस्ट योर थेरेपिस्ट, तो फिर आपका थेरेपिस्ट भी दिल लगा के काम नहीं करेगा, वो छोड़ के चला जाएगा. आई हैव सीन केसेस जहाँ पे बहुत अच्छे थेरेपिस्ट हैं, बट मैनेजमेंट उनको इतना तंग करती है या इस लेवल पे ले आती है कि दे डोंट स्टिक अराउंड फॉर लॉन्ग, वो छोड़ के चले जाते हैं, या फिर दे बिकम क्वाइट, जो हो रहा है ठीक है होता रहा है, अपने काम से काम रखा, एंड यू आर जस्ट बिजी विद योर वर्क. बट आई बिलीव कि दैट्स नॉट आवर पार्ट, अनलेस एंड अनटिल हम, जो बच्चा हमारे पास आ रहा है, हम उसकी लाइफ में चेंज तो ला रहे हैं, बट व्हाट अबाउट द अदर किड्स दैट आर गेटिंग इग्नोर्ड? इफ वी डोंट रेज आवर वॉइसेस फॉर देम, तो फिर फायदा नहीं है हमारे नॉलेज का, हमारे एक्सपीरियंसेस का. बीइंग अ सिंपल थेरेपिस्ट इज बोरिंग. यू शुड चैलेंज योरसेल्फ और आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें निकल के करें. आप, क्योंकि अवेयरनेस सोशल मीडिया आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप दूसरों तक नहीं पहुंचाएंगे अपनी बात, तो दे कैन नॉट नो कि व्हाई इट्स नेसेसरी फॉर देम टू कम टू यू. So keeping in view all of these downsides, what keeps you motivated? Working with those children, the small milestones that they achieve means a lot to us, because being a pediatric speech therapist is exhausting. अगर सच में कहें तो, बिकॉज बहुत मुश्किल होता है. देयर डेज जहाँ पे बच्चे का मूड नहीं है, बच्चा आपको मार भी रहा होगा, बच्चा आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है, बट ऑल यू हैव टू डू इज कैरी अलॉन्ग विद स्माइल. और जब वो बच्चा वो माइलस्टोन अचीव कर लेता है, या जब वो बच्चा थेरेपी छोड़ के जाता है, तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग है, बिकॉज इट्स वन लाइफ दैट आई चेंज्ड. So any success story which you would like to share? अब बहुत मज़े की होती हैं जहाँ पे वी आर रियली प्राउड ऑफ द चाइल्ड, उन्होंने किया हो. बट आई बिलीव जो मेरी सबसे फेवरेट स्टोरी है, उसका रीज़न एक ही है, बिकॉज द पेरेंट वॉज डिटर्मिन्ड टू मेक द चेंज इन चाइल्ड्स लाइफ. मैं ये क्लेम नहीं करूँगी कि मैंने उस बच्चे की लाइफ चेंज की, या मेरी वजह से बच्चा सेंटेंसेस बोलने लगा. इट वॉज द पेरेंट who gave in that effort. पेरेंट की वो मोटिवेशन थी, एंड द ट्रस्ट दे हैड ऑन मी कि मिस एमन हमें बताया कि आप ये कर लेंगी. तो
I had this belief that I could do this. And that is what challenged me to make that possible. जो बच्चा आपके पास आया हो, 1 वर्ड भी ना बोल रहा हो और 3 महीने में प्रॉपर सेंटेंसेस पे आ गया हो, बट यहाँ पे फिर ये आएगा कि आपने ऐसा क्या किया कि वो 3 महीने में बोलने लग गया. तो दैट इज अ केस ऑफ स्पीच डिले के बच्चे को खाली एक पुश चाहिए होता है टू गेट देयर सेंटेंस क्लैरिटी. हमारे पास स्पीच डिले के ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जो कि साल भर ले रहे होते हैं एंड दे स्टिल वेरी बिहाइंड. बट अगर बच्चा इस काबिल हो गया है कि वो अपनी बात अगले तक कम्युनिकेट कर रहा है, दूसरों तक समझा रहा है, तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग थिंग फॉर अस. हम उसको लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए थेरेपी से गुजारने के बजाय हम उसको एज अ सोशल एक्सपेरिमेंट सोसाइटी में भेज देंगे टू एक्सप्लोर एंड लर्न आफ्टर वी हैव हेल्प देम इज मोर इम्पॉर्टेंट. वो आपके पास दोबारा उसको किसी चीज़ में हेल्प चाहिए या कुछ भी, उसके लिए वो आपके पास दोबारा आ सकता है. बट एज थेरेपी सेंटर्स यही किया जाता है कि क्लाइंट ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए रहे. इस चीज़ पे फोकस नहीं किया जाता कि हम बच्चे को ज़्यादा इंडिपेंडेंट करें, कि बच्चा अपनी चीज़ें खुद से मैनेज कर सके, वो सोसाइटी में एज एन इंडिविजुअल फंक्शन कर सके. सो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी. चलें, अगर इसको हम वाइंड अप करें, एक क्वेश्चन जो मैं हर गेस्ट से करता हूँ, व्हाट इज सक्सेस अकॉर्डिंग टू यू इन जनरल? अगर जनरल लाइफ की बात करें तो सक्सेस फॉर मी इज हैप्पीनेस. अगर जो काम आप कर रहे हो उससे आपको खुशी मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, तो देन दैट इज सक्सेस. एज ह्यूमंस हमें हमेशा और चाहिए होता है, हाँ. बट इफ यू रीच अ लेवल जहाँ पे यू आर सेटिस्फाइड विद द वर्क दैट यू आर डूइंग, आई बिलीव मेरे सक्सेस वो होगी जहाँ मैं ये कह सकूं कि मैंने बच्चों की जिंदगी बदली. बच्चे मेरी वजह से आज कुछ बेहतर हैं. आई वुड लव टू मीट माई चिल्ड्रन आफ्टर 10 years और समथिंग, और उनके पेरेंट्स उनको लेके आए कि आज आपकी वजह से ये यहाँ पे हैं. उस दिन आई वुड नो कि आई रियली सक्सीडेड. सो इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी डाउन द रोड, बट मैं इस अवेयरनेस के ऊपर इसीलिए बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ बिकॉज अगर कोई क्लाइंट मेरे पास इन पर्सन नहीं आ रहा सेशन के लिए, बट मैं उनको गाइड करके उनके बच्चे की लाइफ चेंज कर सकती हूँ, दैट इज़ ऑल्सो सक्सेस. सच ए नाइस आंसर. चलें, थैंक यू सो मच. इन दी एंड आपके लिए एक फिस्ट जार क्वेश्चन, इसमें से एक स्टिकी नोट लेके उसका आंसर कर दें काइंडली, और अपना एक क्वेश्चन लिख के जो है ना इसमें ड्रॉप कर दें आप. ठीक है. Okay. So, are you happy to be a part of this podcast? Yes, I was really excited because I like speaking about my mind, about the work that I'm doing, and how necessary it is to influence other people. I've had people who come up to me and say that aapko dekh ke we are a better therapist, we are better at handling children, we know how to use everyday resources to help our child. So that is a success for me. Nice. So I think this platform is a step in that. So that's why I'm really glad to be here. Thank you. थैंक यू अगेन. बट अगेन वो जो पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव बिहेवियर जो है ना, वो एंड में वही याद रहता है Yeah. हर एक को, पेरेंट को जिसकी थेरेपी करने आया है, या इवन के जिससे भी आप मिले हैं, तो वो जो है वो बिलीव होना चाहिए. बिल्कुल. और हमारे इस प्लेटफॉर्म का भी मकसद यही है कि एक मेंटल हेल्थ प्लस सोसाइटल टैबूज जो हैं Yeah. उसको कैसे ओवरकम जो है वो किया जा सके. सो थैंक यू सो मच व्यूवर्स. हम अपनी डिस्क्रिप्शन में एमन वासे की कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो ऐड कर देंगे, सो एनीवन कैन कॉन्टैक्ट. तो इन द एंड आई वुड लाइक टू से ओनली फ़बी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे. हम, जैसे मैंने स्टार्ट में भी कहा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको भी नहीं फ़ील हो रहा, मुझे भी नहीं फ़ील हो रहा कि ये आवाज़ कैसे निकल रही है. लाइक अल्लाह ताला की ये बहुत बड़ी जो है वो नेमत है, इसका जितना भी हम शुक्र अदा करें वो कम है. और आप अपनी डेली रूटीन में भी हर एक को जो है वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा जो है वो करना चाहिए. और थैंक यू सो मच व्यूवर्स फॉर स्टेइंग विद अस. सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड. अल्लाह हाफिज़.